जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में जिसका नाम है जीएस एंड जीके बाय दीपक सर। देखिए मित्रों, हम लोगों ने ग्रंथि के पहले पार्ट में बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ा और ग्रंथि के दूसरे पार्ट में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं इन ग्रंथियों के बारे में। जिन ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते थे या जिन ग्रंथियों में डक्ट पाई जाती है उन्हें बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और जिन ग्रंथियों में डक्ट यानी नली नहीं होती है और जिनसे हार्मोन्स निकलता है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिए, कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जिनमें ये एंजाइम्स और हार्मोन दोनों का रिसाव होता है। हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, मिक्स्ड ग्लैंड्स यानी मिश्रित ग्रंथि, इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्राव होता है। तो ऐसी एक उदाहरण है जो है, इसका नाम है, ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज, जिसे कहते हैं हिंदी में अग्नाशय। देखिए इसके बारे में, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप लोगों को हमने बताया था जब हम लीवर पढ़ा रहे थे कि लीवर यानी यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर लीवर ऑप्शन में ना दिया हो और विकल्प में दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, और उसमें लीवर ना दे करके अग्नाशय दिया है, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, यानी कि यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, जो प्रश्न कॉमन होता है वो सभी लोगों को आता है, और वो सभी लोगों को इसीलिए एग्जामिनर वो नहीं पूछता है। जो रेयर लोगों को आता है, मतलब कुछ ही लोगों को आता है, एग्जामिनर वही प्रश्न पूछता है। अब इसमें दे देगा ऑप्शन में कि लीवर हटा देगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब लीवर वहाँ पर रहेगा नहीं, ऑप्शन में दे देगा अग्नाशय। अब आप लोगों ने अग्नाशय के पढ़ाई नहीं है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है कि सबसे छोटी ग्रंथि है। तो याद रखिए कि अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सेकेंड नंबर पे आती है। अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, ये छोटे छोटे गुच्छेदार रचनाएं होती हैं। इनकी खोज सबसे पहले लेगर हैंस नामक विद्वान ने की। वो जो वैज्ञानिक था उसका नाम था लेगर हैंस, इसीलिए उन कोशिकाओं को, छोटे छोटे गुच्छों को लेगर हैंस की दीपिका कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से हार्मोन्स का रिसाव होता है। एंजाइम्स में आप लोग LAT से याद रखिए। L से लाइपेज जो वसा को पचाता है, और A से एमाइलेज जो स्टार्च यानी कि चोकर को पचाता है, तथा T फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। देखिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे पाचन के चैप्टर में, पाचन तंत्र के चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये जान लेते हैं कि इस ग्रंथि से कौन से एंजाइम्स और कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये एंजाइम्स 3 याद रहेगा, LAT से याद रखिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च यानी चोकर को पचाता है, तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। देखिए, हार्मोन्स हमारे अग्नाशय के कोशिकाओं से निकलता है। तो इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है अल्फा सेल यानी अल्फा कोशिका, बीटा सेल और गामा सेल। जो अल्फा सेल से निकलता हार्मोन उसका नाम होता है ग्लूकेगान। अब ग्लूकेगान का क्या कार्य है? यह हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है ये भी याद रखिए आप लोग। हमने आप लोगों को जब यकृत यानी लीवर पढ़ाया था, बताया था उसमें कि जो लीवर है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब कभी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ जाती है तो ये हार्मोन, जिसे का नाम है ग्लूकेगान, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। दूसरा है बीटा सेल से निकलता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? उसका उत्तर बीटा कोशिका या बीटा सेल बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? ये ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। ऊपर जो था ग्लूकेगान, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटा देता है। अब ग्लूकोज के लेवल को अगर नहीं कोई घटाने वाला मिलेगा
तो ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, पूरे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एक भयानक रोग हो सकता है जिसका नाम है डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, सामान्य भाषा में उसको चीनिया बीमारी भी कहते हैं। देखिए और क्या पूछा जाता है इसके बारे में, पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इंसुलिन में Zn यानी कि जिंक नामक तत्व पाया जाता है। यह जल में घुलनशील है, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किस माध्यम से या कैसे जो है हम लोग डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने खान पान में परिवर्तन करके, या शुगर जो बीमारी है उस पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये मुंबई में तो ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे कम, कड़ा पत्ती आता है करके सब्जी में डालने के लिए आता है। कड़ा पत्ती वो धनिया के जैसे ही रहता है, उपयोग में किया जाता है, परंतु उसकी पत्ती बड़ी बड़ी होती है। तो उसमें जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आप लोग 365 के दिन, जिसको शुगर है, डायबिटीज़ है, उसको 365 दिन या अगर उसको दिया जाए चबाने के लिए या चाय में डाल के पीने के लिए, जो चाय बिना चीनी की बनती है, या सब्जी में डालने के लिए वह डाल करके दिया जाए खाने के लिए, तो उससे उनका शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहेगा। और दूसरा एक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जामुन का फल। जब तक जामुन का फल मिलता है 1-2 महीना, जो भी गर्मी के मौसम में, गर्मी बरसात के मौसम में जो मिलता है, तो जामुन के फल में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है। जब तक फल मिल रहा है तब तक फल खाइए, उसके बीज को फेंकिए मत, बीज को इकट्ठा कर दीजिए, उसके बाद उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उसका चूरन बना करके उसकी गोली खाइए, वो भी बहुत फ़ायदे करता है शुगर के लिए। आगे हम लोग आ जाते हैं गामा सेल। गामा कोशिका से क्या निकलता है? गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा का स्वांगीकरण करता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाना खाते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है? ये जो हार्मोन्स है सोमेटोस्टेटिन, यह उस भोजन में से ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में जान गए। आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार दोहराएंगे, आप याद हो जाएगा। और ग्रंथि के चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उतना हमने 3 चैप्टर में कवर कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि हर वीडियो की बात ही अब भी आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर कोई सुझाव है तो आप लोग हमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और याद रखिए, आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, और तैयारी अगर जारी नहीं रहेगी तो आप परीक्षा में अपने आप को उतने आत्मविश्वास से नहीं पाएंगे जितना कि आप तैयारी के चलते पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। हमारे चैनल नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।